गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर रिलेशनशिप एंड आइसो पॉइंट के बारे में, जो कि फार्म मैनेजमेंट का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर रिलेशनशिप। अंडर द फैक्टरियल रिलेशन, द प्रॉब्लम बिफोर अस वाज टू फाइंड द ऑप्टिमम क्वांटिटी of any one factor for maximum profit, but in the factor relation, the problem before us is that a certain amount of anything can be produced. Which optimum combination of variable factors should be chosen to produce the quantity so that the cost of production is the least? That is, how many unit of or more variable factors can be used for which items should be used in production so that the same yield can be produced at relatively less cost. Under this relationship, output in kept constant, input is varied in quantity. The relationship guides the produce in deciding how to produce. फैक्टर रिलेशनशिप को फैक्टर इल रिलेशन भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि जब हम किसी फैक्टर को कितना चेंज करें जिससे क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, हम इस प्रकार की फैक्टर को चुनते हैं जिसमें कि कम से कम लागत लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ये जो है कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, इसको जो है मार्गदर्शन करता है। ये इससे शो करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आइसोक्वांट। आइसोक्वांट हमको क्या है, इसके टाइप्स के पढ़ने के पहले जो है आइसोक्वांट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइसोक्वांट के बारे में पढ़ते हैं। आइसोक्वांट मीन्स होता है, आइसो मीन्स होता है इक्वल और क्वांट मीन्स क्वांटिटी, मतलब इक्वल क्वांटिटी। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सेम आउटपुट। आइसोक्वांट क्या होता है? आइसोक्वांट वह होता है जिसमें हमने दो फैक्टर ले लिए, जैसे एक कैपिटल ले लिया और एक ये लेबर ले लिया। उसके बाद इसमें हम जो मात्रा बढ़ाते हैं, कैपिटल की जो मात्रा बढ़ाते हैं और लेबर की जो मात्रा बढ़ाते हैं, तो ये जो रेखा जहाँ मिलती है, इसकी जो रेखा जहाँ मिलती है सभी की, ये 8 से ये बी नंबर पे मिल रहा है 2 से, और ये 6 से सी नंबर पे इधर मिल रहा है 3 पे, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी लिए हुए हैं हम दोनों फैक्टर्स की, डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं इनके इनपुट्स हैं जो, तो कैपिटल और लेबर, तो ये जो रेखा जहाँ मिल रही है इसको ही आइसोक्वांट कहते हैं। मतलब ये हुआ कि आइसोक्वांट जो बिंदु मिलेगी उसका सेम रिजल्ट होगा। जैसे हम इनपुट्स तो कितना भी चेंज कर रहे हैं, इधर ये इनपुट्स तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 80 कुंटल ही हो रहा है या 100 कुंटल ही हो रहा है। तो सभी पॉइंट पे जितने भी पॉइंट हैं, ये लोकस ऑफ पॉइंट्स ये जितने भी हैं, ये मतलब बराबर इक्वल प्रोडक्शन कर रहा है। हम कैपिटल को भी चेंज कर रहे हैं, लेबर्स को भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो आउटपुट हो रहा है वो बिल्कुल सेम ही हो रहा है। उसी को बोलते हैं आइसोक्वांट। और एक ये होता है आइसोकॉस्ट। आइसोकॉस्ट क्या होता है? जैसे यहाँ पर हमने कैपिटल 10 लिया, ठीक है, 10 लिया, और यहाँ लेबर जो है लेबर 4 लिया, तो इसमें जो सीधी रेखा बनेगी यहाँ से 10 से यहाँ जो सीधी रेखा बनेगी 4 पे, इसको बोलते हैं आइसोकॉस्ट, ठीक है। और ये जो C और D के बीच में डिफरेंस है, C और यहाँ से ये D के बीच में जो डिफरेंस है, C और D, ये C और D के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इन दोनों के बीच, जैसे अब यहाँ पे A और B के बीच जो डिफरेंस है, यहाँ B और C के बीच जो ये अंतर है, एक पॉइंट जो बढ़ा है ये, और C और D के बीच में जो डिफरेंस है, D और E के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब ये जो बीच में इन दोनों के बीच जितना डिफरेंस है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फैक्टर रिलेशनशिप। ये 3 टाइप्स होते हैं: फिक्स्ड प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड वेरिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चलते हैं पहला पॉइंट, फिक्स्ड प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन। दीज रिप्रेजेंट्स सच प्रोडक्ट्स that can be produced if input are added in fixed proportion at all levels of production. In this case, there is no substitution between input and thus there is strict complementarity between the two inputs. Such an isoquant implies that one exact combination of inputs will produce a particular level of output. The input which increase the output only when combination in a fixed proportion are known as complementary input. Example, one tractor and one man driver. No problem in economic decision working also called Leontief isoquant. मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब कुछ ऐसे अनुपात होते हैं निश्चित, जो कि एक दूसरे के बिना हम उस वर्क को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको प्लॉगिंग करना है तो प्लॉगिंग के लिए अगर हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ रही है तो ट्रैक्टर की ज़रूरत के लिए हमें ट्रैक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ में उसके ड्राइवर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमको हार्वेस्टिंग करना है, हार्वेस्टिंग करने के लिए हार्वेस्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी तथा उसमें जो है ड्राइवर की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि ये दोनों जो है एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ हार्वेस्टर ले आएँ और उसमें ड्राइवर नहीं रखें तो वर्क नहीं होगा। जैसे द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आटम्स इन ए मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन it is obtained from any local or source will remain the same in a ratio of 1:2 unless carbon and oxygen are mixed in this ratio. It is not possible to form carbon dioxide. मतलब जब हम कार्बन और ऑक्सीजन के अणु जो होते हैं अगर हम उसको मिलाते नहीं हैं मॉलिक्यूल को, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता। मतलब इन दोनों के अनुपात को जब हम मिलाएंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं तो कार्बन भी अलग रहेगा और ऑक्सीजन भी अलग रहेगा। अब इसमें जो ये कर्व बना हुआ है ये दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हम जो यहाँ पे मान लीजिए अगर ट्रैक्टर ले लिया, इधर कार्बन हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गया, इधर ट्रैक्टर हो गया, इधर ड्राइवर हो गया, तो मतलब ये दोनों जो है दोनों ज़रूरी है। अगर यहाँ पे इसकी मात्रा यहाँ ज़रूरी है तो यहाँ इसकी मात्रा भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये शेप जो बना रहा है वो एल शेप बना रहा है, देखिए ये यूँ। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द प्रोड्यूस ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इनपुट आर कॉम्बाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन आइसोकॉन्ट आर एल शेप। इट इज़ डिफ़िकल्ट to find examples of inputs which combine only in fixed proportions in agriculture, and approximation to this situation in provided by tractor and driver combination. To operate another tractor normally we need another driver। मतलब ये जो है एल शेप भी बना रहा है तथा इसमें जो है हम कृषि में जो भी निश्चितता अनुपात संयोजित करते हैं, लगाते हैं, उसमें अगर ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हैं तो ट्रैक्टर के साथ उसका संयोजन भी यूज़ करना पड़ता है, जैसे ड्राइवर का भी यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कंस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सच टाइप ऑफ ए फैक्टर रिलेशनशिप गिवन लीनियर आइसोक्वांट द सब्स्टिट्यूशन अकर्स at a constant rate. Example, the amount of one input replaced by the other output does not change as the added input increases. Fully substitutable factor are used in place of each other at a constant rate without considering the output level or the proportion of the combination of factors, जैसे फैमिली लेबर एंड परचेस लेबर। मतलब
कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी, ये है इसका ग्राफ, हम यहाँ पर कोई भी फैक्टर चेंज करें, यहाँ पर हम फैक्टर चेंज कर रहे हैं, इधर ये फैक्टर ले रहे हैं 4, इधर भी 4 ले रहे हैं, इधर 3 ले रहे हैं, इधर भी 3 ले रहे हैं, मतलब इसमें से फैक्टर अगर हम चेंज भी कर रहे हैं तो यहाँ जो कर्व बनेगा लगभग सेम बनेगा। ये यहाँ जो कर्व बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा। मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम फैमिली लेबर का यूज़ कर रहे हैं या किसी हायर किए हुए लेबर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ सेम ही होगा। जैसा मैंने आइसोक्वांट बताया था, तो आइसोक्वांट में बिल्कुल सेम होता है प्रोडक्शन, बताया था आपको, ठीक है। तो वही पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये समझ में आ गया। मतलब हम इसमें फैक्टर इस प्रकार का यूज़ करें, चाहे वो फैमिली का कोई मेंबर हो, अगर हम लेबर ले रहे हैं या फैमिली का लेबर हो, या फिर किसी को हायर किया हुआ कैंडिडेट है, यहाँ पे हम किसी को भी लगाते हैं तो प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेरिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन दिस देयर कैन आइदर बी इंक्रीजिंग रेट ऑफ और डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये वेरिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये दो प्रकार से होता है, बढ़ती हुई दर से और घटती हुई दर से। तो 2 टाइप्स हैं, ये डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इंक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर मोस्टली फाउंड इन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स because both the means of production are imperfect substitutes for each other. For example, if the amount of green fodder increases to feed the animal, then the amount of straw goes one falling continuously. मतलब ये है कि अगर हम इसमें किसी भी फैक्टर को बढ़ाते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर इस फैक्टर को बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी गुड्स को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो है गुड्स घटता जाता है। ये देखिए जो रेखा बन रही है घटती हुई जा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे इसमें क्या था, इसमें डिक्रीजिंग रेट में कि जैसे हमने अगर पशुओं को चारा खिला रहे हैं, अगर हम, ठीक है, चारा की मात्रा अगर हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हो सकता है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम खिला रहे हैं जैसे भूसा वगैरह, खल वगैरह, ये सब खिला रहे हैं तो वो चीज़ें हो सकता है हम कम खिलाएं उसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हेन वन फैक्टर इज इंक्रीजेज अंडर इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर factor also increases. As the number of irrigation increases, the number of ploughing, digging, weeding, hoeing also increases. मतलब इसके अंतर्गत क्या है, इसमें हम किसी भी फैक्टर को एक को अगर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, सारे फैक्टर बढ़ जाते हैं। इधर हम एक चीज़ बढ़ा रहे हैं, इधर ये भी देखिए यहाँ पे इधर ये बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट जो है, अगर जैसे हमने इरिगेशन बढ़ाने से क्या होगा, हमें फिर प्लॉगिंग, डिगिंग, वीडिंग, होइंग, ये सब चीज़ें कुछ बढ़ाना पड़ेगा। मतलब निराई गुड़ाई वगैरह भी बार बार करना पड़ेगा अगर हम बार बार पानी लगाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू।